नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय और आपकी राय हमें मिले, उसका हमेशा स्वागत है। साधु के वेश में आया था रावण और रावण ने कितनी बर्बादी की, पूरे उस अपने आप में एक इतिहास यदि संस्कृति के हिसाब से बात करें, और भेष बदल करके कितनी गड़बड़ करने वाले लोग दुनिया भर में कुछ न कुछ करते रहते हैं, कोई कल्पना नहीं करता। और भारत में तो खास करके ये पुराना वो है कि जिसको कह सकते हैं कि हमारे यहाँ शुरू से समझाया गया है कि संभल कर रहिए छिपे हुए गद्दारों से। वही बात चरितार्थ हो रही है। दिल्ली पुलिस ने जो जांच की कि एक मासूम बच्चे के नाम पर, नाबालिग के नाम पर, मासूम कहें या उसको अपराधी उसमें अब किसमें आएगा श्रेणी में या नहीं आएगा, ये तो आगे जांच का विषय है, लेकिन जो दिल्ली के 300-400 स्कूलों में बाकायदा आतंकवाद की थ्रेट, बम की, जिसे कह सकते हैं कि चेतावनी, धमकी, आतंक पैदा करने वाली, बच्चे के नाम पर जो लैपटॉप, मोबाइल, उसका उपयोग यदि किया गया, उसके तो चूंकि अब तो बड़ा क्रांतिकारी युग है, इसमें आप धोखाधड़ी किसके नाम से करते हैं वो कहीं ना कहीं दूर से उसके जहां से भी आपने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया कि हार्डवेयर इस्तेमाल किया, उसका नंबर उससे पता कुछ चलता है। तो कई बराबर इतनी लंबी चौड़ी जांच के बाद लगा कि हाँ, इस्तेमाल तो उस बच्चे के नाम हुआ है। ये दिल्ली पुलिस ने खुद मंगलवार को घोषणा जिसकी कह सकते हैं, जो क्राइम जिसको पूरा जांच पड़ताल के बाद, अभी उन्होंने ये नहीं कहा है कि कौन इसका इस्तेमाल, उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ, उसके परिवार के सदस्य एक एनजीओ से संबंध, और उस एनजीओ का एक कुछ राजनीतिक दल के साथ संबंध रहा है पुराना, और वो इसीलिए भारत के खिलाफ बड़ी आतंकवादी गतिविधि करने वाले अफजल गुरु को फांसी के खिलाफ कि भाई फांसी न दी जाए, अफजल गुरु इनोसेंट है, वो तो ऐसा है वैसा है, उसी दल से संबंधित एनजीओ और एनजीओ के जो जुड़ा हुए परिवार है उसके बच्चे के नाम पर हुआ। इसलिए अभी चूंकि सारा उन्होंने रहस्य नहीं खोला है, चूंकि जांच में भी थोड़ा सा सूत्र डालते हैं तो जो गड़बड़ करने वाला है वो फिर और या तो सतर्क होता है या जब भागने की कोशिश करता है तो और भी पकड़ा जाता है। और अदालत में तो सबूत मांगे जाते हैं। अब ये अलग बात है कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत के भी कई सूत्र होते हैं, किसकी उंगली थी, किसका हाथ था, किसने इस्तेमाल किया, कैसे। इसीलिए तो आज भी कालाधन की भी जब बात की जाती है तो इसीलिए नहीं मिलता है कि उसने एक्स को दिया, एक्स ने वाई को दिया, वाई ने आर को दिया, आर ने बी को दिया, बी ने जेड को दिया, और कहीं वो किसी अफ्रीकन कंट्री में दिया है कि साउथ ईस्ट एशिया में दिया है कि कहाँ वहां से वहां गया है। वैसे ही जो आपराधिक तत्व हैं दुनिया में, जो ऐसे शैतान हैं जो बच्चों को आतंक पैदा करना, पहले बच्चों के माँ बाप को आतंक पैदा करना, स्कूल से भागते हैं। दिल्ली में घटना हुई है, बंगलोर में हुई है, कुछ और शहरों में हुई है, जहां बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे स्कूल हैं या जो सामान्य स्कूल है, और जब बड़े स्कूलों को ऐसी धमकी आती है तो दूसरे स्कूल भी, वहां पर भी मेल पहुंचा। तो ईमेल से जिस तरह से धमकियां दी गई हैं, वो आतंक फैलाने के लिए, और उसके पीछे कौन बाहरी ताकतें हैं, हम कितनी बार चर्चा कर चुके हैं। और अब बात, चूंकि इसका तो अभी जांच पड़ताल और होगी, हम भी कोई इस पर अपनी तरफ से कोई पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सब सरकार और एजेंसियां, और अब तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी भारत के साथ तालमेल करती हैं, तो इसके तार यदि विदेशों से कहीं से जुड़े हैं तो वो भी सामने आएंगे, आने ही चाहिए। सवाल ये है कि ऐसे एनजीओज अब तक, जबकि सरकार, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने कमान संभाली है, एनजीओज के पर जहां जहां फैले हुए हैं, जिसको कह सकते हैं ऐसे बाज, झपट्टा मारने के लिए भारत पर आतंकी गतिविधि या कोई गैर कानूनी गतिविधियां चलाने के लिए जिनको उनको सहायता भी देते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनियों के नाम से, कभी किसी नाम से,
मीडिया के नाम से दे देंगे, एनजीओ के नाम से दे देंगे, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के नाम से दे देंगे, किसी धार्मिक स्थान के नाम से दे देंगे। अनगिनत तरीके हैं भारत में कहीं न कहीं गड़बड़ पैदा करने के लिए, अस्थिरता पैदा करने के लिए। और इसलिए अभी कुछ महीने पहले ही, कोई पुरानी बात नहीं है, 2-3 महीने पहले भी कुछ ऐसे संगठनों का जो फॉरेन फंडिंग है उस पर भी सरकार ने रोक लगाई। उन पर जो छूट थी लेने पर उसमें भी राजनीतिक दल से संबद्ध संस्थान भी है। मैं सबका नाम इसलिए लेना चाहता कि ऐसा लगता है कि हमारा भी पूर्वाग्रह, मैं कह रहा हूं किसी भी पार्टी का हो, सत्तारूढ़ पार्टी का है तब भी तो गलत है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी का यदि एनजीओ तो कुछ भी गलत काम यदि कर रहा है, किसी भी रूप में कर रहा है, किसी के खिलाफ षड्यंत्र भी कर रहा है, तब भी वो अनुचित होगा। लेकिन जो प्रतिपक्ष की पार्टी है या जिनकी विचारधारा कुछ ऐसी है जो कश्मीर भी अलग हो जाए या ये भी अलग हो, संविधान में ऐसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, या कुछ सरकार के खिलाफ ऐसा अस्थिरता पैदा करने के लिए, शांति पैदा करने की उनकी इच्छा रहती हो सत्ता पाने के लिए, और उनके तार विदेशों से जुड़े होते हैं या विदेशी फंडिंग भी लेते रहे, करोड़ों रुपए का फंडिंग लेते हैं, मैं इसीलिए कह सकता हूं। और ये आज से नहीं है, मैं फिर से कहूंगा, आज कांग्रेस कहती है सरकार एनजीओ को तंग कर रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्था पर भी मैंने दिनमान पत्रिका में लंबे चौड़ी पूरी तरह से टिप्पणी पूरे दस्तावेजों के आधार पर उस समय 82-83 में मैंने लिखा और छापा था। दिनमान टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की एक बड़ी प्रतिष्ठित हिंदी पत्रिका रही, मैं वहां राजनीतिक संवाददाता, आज भी मेरे पास उसकी क्लिपिंग है। तो आज यदि मोदी आ गए इसलिए एमनेस्टी पर कार्रवाई हुई या वो गलत है, या उनमें तो ऐसे पत्रकार भी रहे जिनसे हमारा कोई दुराग्रह नहीं है, लेकिन यदि उनकी संस्था का, चूंकि वो कई पहले भी आरोप आते थे कि विदेशी जो ऐसी एजेंसियां हैं, गुप्त एजेंसियां हैं, वो भी ऐसे संस्था का उपयोग करती हैं। हम नहीं कह रहे कि सब कुछ ऐसा ही है, लेकिन आरोप उसके तो पुष्टि वहां के उन देशों से भी होती है। कोई ऐसा तो नहीं कि उनके यहाँ जांच पड़ताल नहीं होती है, यहां नहीं होती, वहां भी रोक लगाई जाती है, कुछ चीजों पर अंकुश लगाया जाता है, जांच की प्रक्रिया वहां भी चलती है। तो वो तो एक अपवाद दूसरा नाम लिया, मार्क्स मैंने लेफ्ट पार्टीज के नक्सली के समर्थन में किस तरह से ऐसे एनजीओ सक्रिय रहे हैं। मैं जानता हूं कई ऐसे लोग जिसमें साहित्य के लोग, संगीत के लोग, नाटक के लोग, पत्रकारिता के लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर, टीचर्स, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के लोग, मजदूर, किसान, उनमें से कोई ऐसा हो उसको भी यदि कहीं अपने कब्जे में ले ले, उनके नाम में एनजीओ चलाएं और उसमें ऐसा करें। ये जो गतिविधि है इसका काम कांग्रेस के कार्यकाल में इंदिरा गांधी के काल से भी ऐसी नजर रखी थी। अब उस समय कुछ कम होता था, कुछ ज्यादा होता था, कभी कोई पकड़ा जा गया, नहीं पकड़ा गया। तो इसलिए मैं तो उस काल से आज तक के बारे में कह रहा हूं। इसलिए कई लोग ये कहते हैं कि ये सरकार आई ये एनजीओ के खिलाफ है। भाई एनजीओ नहीं, एनजीओ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुपोषण को बचाने के लिए, लोगों को, उनको बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, यूनिसेफ के तहत काम करते हैं, सरकार के साथ तालमेल काम करते हैं, कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। बल्कि मैं तो ऐसे एनजीओ मैंने देखे जो कहते हैं कि उनको अवार्ड हमने दिया, मैं किसी कमेटीज में रहा कि महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम किया। जब मैंने कहा कि अपनी पत्रिका में हम छापना चाहते हैं, उन्होंने कहते प्रचार हम नहीं चाहते, लोग अननेसेसरी जो होता है, हम तो अपने महिलाओं को इकट्ठा करके जल संसाधन जुटाने के लिए, जल संग्रह करने के लिए काम करते हैं। पुरस्कार दिया, बहुत अच्छा है, लेकिन हम ठीक है उसकी छोटी मोटी खबर आ जाए, लेकिन हम विस्तार से हमारा प्रचार नहीं चाहते। कई एनजीओ ऐसे हैं जो सरकार से फंडिंग भी नहीं लेते। सीएसआर का प्रावधान किया गया, बहुत अच्छा है, आज भी हर बड़ी बड़ी कंपनियां, कारपोरेट कंपनियां, तो उनका अच्छा उपयोग भी होता है कई गांव में, साक्षरता के लिए, पढ़ाई के लिए, चिकित्सा की सुविधा के लिए। इसलिए मैं सारे एनजीओ के लिए ये बात नहीं कहूंगा कि उनका वो भी गलत है, लेकिन अब इसीलिए हमने कहा कि आप संत महात्मा भी हो सकते हैं, आप डॉक्टर का चोगा भी पहन सकते हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे से डॉक्टर हो सकते हैं, वैद्य हो सकते हैं, यूनानी हो सकते हैं, आयुर्वेद हो सकते हैं, होम्योपैथी हो सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा वाले हो सकते हैं, आप अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, आप अच्छे आर्किटेक्ट हो सकते हैं, आप शिक्षाविद हो सकते हैं। आप उस समय उसका ड्रेस पहने, आप बहुत अच्छे वकील हैं, अच्छा कोट पहनते हैं, काला कोट पहन के जाते हैं अदालत में, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। और लेकिन ऐसे भी हैं जो वही वेशभूषा पहनेंगे और जिसको झोला छाप कहते हैं ना, साधु संतों के नाम पर भी तो यही बात कही जाती है कि भाई कई लोग ऐसे हैं जो साधु के वेश में आ गए और जो भाई वहां पर भी गड़बड़ करने लगते हैं, कुछ अवैध काम करते हैं। चंद्रा स्वामी जैसे तांत्रिक बदनाम हुए, ऐसे कितने ही लोग
आज भी उन पर भी नजर रहती है व्यवस्था की, पुलिस की भी। कई लोग ऐसे ठग करते हुए पकड़े भी जाते हैं, जेल में भी हैं। आसाराम बापू तो अभी छूटे, लेकिन उसके पहले कितने ही ऐसे मैं जानता हूं ऐसे केसेस हुए हैं जो बड़े, जिनकी सत्ता की संसद भवन में जब ज्यादा सुरक्षा नहीं होती तो पहुंच के सबसे फोटो खिंचवा लेते थे नेताओं से, फिर वहां घूम कर हमें दिखाते थे, देखिए हमने इन लोकसभा अध्यक्ष के साथ हमारा फोटो है, इस मंत्री के साथ फोटो है। लग जाता था कि वो सब ठगी करने का लोगों का खेल कर रहे हैं। बाद में पकड़े गए ऐसे लोग भी। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, और खास करके जो एनजीओज हैं उस पर और भी कड़ी निगरानी की आवश्यकता है। इस दिल्ली पुलिस ने जो एक तरह से जांच में सामने आया है, उसमें परिवार के सदस्य क्या भूमिका रही, नहीं रही, या उनका इस्तेमाल किया गया, लेकिन मशीन भी तो बोलती है, दीवारें सुनती है, कहा जाता है ना। हमेशा ये पुरानी कहावत है, आज की बनी हुई नहीं है। टेलीफोन मोबाइल भी नहीं आते थे, न ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं होती थी कि जासूसी होती है तो वो दीवारें कान सुनती है। मतलब दीवारों के पीछे भी यदि आप पर कोई नजर रखने वाला है तो पता चलता था कि इसके यहाँ क्या अंदर गतिविधि हो रही है। राजाओं के काल में भी होता था, पुराने प्राचीन काल में भी गुप्तचरों के लिए अपनी व्यवस्था होती थी। तो गुप्तचर व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन जिस वेश में आते हैं उसी में, और अच्छा काम करने का कमिटमेंट यदि आपने किया है, जो आपने अपने लॉज में बायलॉज बना करके दिया जाता है एनजीओ का, क्यों ऐसे विदेशी ऐसे संदिग्ध जो संस्थाएं हैं, सरोस जिसको हम कहते हैं कि पहले भी मीडिया के कैसे कैसे चीज खड़ी कर दी, इंस्टीट्यूशन एजुकेशन के खड़े करके उनको मदद कर दिया, और उसके अदालत में मामले जाते रहते हैं। अदालत में हर चीज सबूत, नक्सलियों का या आतंकवादियों का सबूत निकालना बहुत कठिन होता है। भारत जैसे देश में लोकतांत्रिक अधिक है हम अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, सबका मिला हुआ जितनी स्वतंत्रता है वो सब मिला करके यहाँ देते हैं। वहां जितना अंकुश है, वहां जैसे छूट है, कुछ नेताओं को छूट है, ठीक है, वो राष्ट्रपति बन जाएंगे यदि उन पर अपराध अदालत कह दे। दुनिया में और किसी में ऐसा नहीं होता, लेकिन उसके कुछ और कारण होते हैं। वहां भी कुछ उसके उस तरह के कुछ आधार बन सकते हैं, या कोई आर्थिक आधार पर कोई हुआ है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन भारत में ये जो धंधा है, अवैध नहीं, गैर कानूनी नहीं, घोर भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, बच्चों के विरुद्ध, शिक्षा संस्थानों के विरुद्ध और आतंक को फैलाने का काम, तो ये राष्ट्र विरोध से बड़ा जो नई न्याय संहिता बनी है, इसकी धाराओं के तहत भी जल्दी से जल्दी, कठोर से कठोर कार्रवाई। इसके लिए तो हम तो मानते हैं, बार बार कहा जाता है, स्पेशल कोर्ट्स होना चाहिए, जिससे कि जो दोषी हों उनके लिए ये महीनों वर्षों तक वो एनजीओ काम भी करता रहे, वो मीडिया के नाम पर कुछ बना लें और उसके बाद जेल से भी छूट के आ जाएं और काम करते रहें और भारत विरोधी गतिविधियां भी करते रहें। ऐसी लोकतंत्र में ऐसी छूट भारत विरोधी नहीं मिले। न्यायपालिका भी इसका ध्यान रखे, यही अपेक्षा की जाती है। एटएसआई में हम यही विराम देते हैं। आप एटएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो उससे भी हमें अवश्य सूचित करें। धन्यवाद, नमस्कार।